आज ये इतिहास आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि भारत में प्रेस की आजादी पर अगर पहली बार किसी ने प्रहार किया था तो वो नाम था देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। संविधान के लागू होने के 14 महीने के अंदर और भारत में पहले आम चुनाव से 6 महीने पहले ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान में संशोधन करके फ्री स्पीच पर कई पाबंदियां लगा दी थी। प्रेस की आजादी का गला घोटने पर उस वक्त नेहरू सरकार की काफी आलोचना हुई थी। आपको दिखाता हूं कि 17 मई 1951 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था, नेहरू इज एडमेंट ऑन कर्बिंग प्रेस, यानी प्रेस पर पाबंदियां लगाने को लेकर नेहरू अड़ गए हैं, क्योंकि इस संशोधन के जरिए सरकार उन आवाजों को दबाना चाहती थी जो उसके खिलाफ उठ रही थी। देश के बंटवारे में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को लेकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन नेहरू की काफी आलोचक थी। फरवरी 1950 में मैगजीन ने नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कुछ लेख छाप दिए। इन लेखों में हिंदू शरणार्थियों की दुर्दशा और शरणार्थियों के प्रति नेहरू सरकार की नीति की आलोचना की गई। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में नेहरू और लियाकत का कार्टून छपा और उसका टाइटल दिया गया विलेंस वर्सेस फूल्स, और यह लिखा गया कि पाकिस्तान की धूर्तता हमारी मूर्खता से मेल खाती है। ऐसा कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से परेशान थे कि ऑर्गेनाइजर के लेख न केवल लियाकत अली खान के साथ उनके समीकरण बिगाड़ रहे हैं, बल्कि जन भावनाओं को भी भड़का रहे हैं। इसलिए नेहरू सरकार ने ऑर्गेनाइजर मैगजीन पर शिकंजा कसने का फैसला लिया और 2 मार्च 1950 को ऑर्डर जारी कर प्री सेंसरशिप लगा दी। अब आप कहेंगे ये प्री सेंसरशिप क्या होती है भाई? इस ऑर्डर में कहा गया कि मैगजीन में पाकिस्तान से जुड़ा जो भी कंटेंट छपेगा उसके लिए पहले सरकार से पूछना होगा, इजाजत लेनी होगी। यह है गांधी परिवार का कांग्रेस का इतिहास, पत्रकारों पर पाबंदी लगाने का बिना इमरजेंसी के। प्री अप्रूवल मतलब लिखिए और सरकार को दिखाइए कि सर ये हमने लिखा है, अच्छा छापो तब छपेगा, ना 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 नहीं छपेगा तो नहीं छपेगा। इसके विरोध में ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट चली गई। तब भी पत्रकार नहीं डरते थे, आज भी नहीं डरते थे। ना पत्रकार भी नहीं बदले और गांधी परिवार का कांग्रेस का इतिहास भी नहीं बदला। 26 मई 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के प्री सेंसरशिप वाले ऑर्डर को रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में नेहरू सरकार की भयंकर हार हुई। इसी तरह मई 1950 में नेहरू सरकार को लेफ्ट विचारधारा वाली मैगजीन क्रॉस रोड से भी दिक्कत होने लगी। यह मैगजीन लगातार नेहरू सरकार की आलोचना कर रही थी। इस पर भी नेहरू सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस पाबंदी को भी गैर संवैधानिक करार दिया गया और प्रतिबंध को हटा दिया गया। यानी जब जब नेहरू ने प्रयास किया मीडिया का गला घोटने का, पाबंदियां लगाने का, कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। जब बार बार नेहरू सरकार को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी तो फिर प्रेस और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर पाबंदी के लिए दूसरा रास्ता गोल घूमकर अपनाया गया, और यह रास्ता था कि संविधान में संशोधन कर दो। कि नेहरू जी को आलोचना से कितनी दिक्कत दिखती थी। बात साल 1949 की है, जब मजरू सुल्तानपुरी मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल में शामिल हुए और उन्होंने नेहरू पर एक कविता लिखी। उन्होंने कविता में लिखा कि मन में जहर डॉलर के बसा के फिरती है भारत की अहिंसा, खादी की केंचुल को पहनकर, जैसे सांप का केंचुल होता है ना, तो खादी की केंचुल को पहनकर ये केंचुल लहराने ना पाए, ये भी है हिटलर का चेला। वो नेहरू जी को कह रहे हैं कि ये भी है हिटलर का चेला, मार लो साथी जाने ना पाए। कॉमनवेल्थ का दास है नेहरू, मार लो साथी जाने ना पाए। बस फिर क्या था, नेहरू को यह बात और ये कविता चुभ गई, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी वो शख्सियत थे जिनके लगभग हर गीत घर घर में सुने जाते थे, और शायद इस डर से कि कहीं उनकी ये कविता घर घर तक न पहुंच जाए, नेहरू के करीबी और तत्कालीन गवर्नर मोरारजी देसाई ने ऑर्डर देकर मजरू सुल्तानपुरी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में डलवा दिया। इंदिरा गांधी जी का सुनिए। इमरजेंसी का तो दौर और भयानक था। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात 11:45 पर इमरजेंसी लगाई थी। क्यों आज के डेट में लोग पत्रकारों को बैन करने और ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी फिर लौट रही है? क्या ये लोग 2024 जीतकर इमरजेंसी लगा देंगे क्या? ये सुनिए आप, क्यों लोगों के मन में ये बातें आ रही। रात से ही विरोधियों की गिरफ्तारी होने लगी।
और इन खबरों को दबाने के लिए जो जो किया गया वो उस दौर के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में लिखा है। वो लिखते हैं कि इमरजेंसी वाली सुबह दिल्ली के ज्यादातर अखबार नहीं निकले क्योंकि आधी रात से पहले ही उनकी बिजली काट दी गई थी। अधिकारियों ने सफाई दी थी कि पावर हाउस में गड़बड़ी आ गई है। दिल्ली नगर निगम को प्रेस की बिजली काटने के आदेश दिए गए। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी प्रेस को बिजली नहीं दी गई। यह आदेश दिया गया कि गिरफ्तारियों और आंतरिक स्थिति पर लिखे जाने पर समाचारों और लेखों पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है और इन्हें जांच के लिए सरकार के पास सौंपना पड़ेगा। इमरजेंसी में हुए अत्याचारों की जांच के लिए बने शाह कमीशन ने 11 मार्च 1978 को अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट में यह बताया कि 25 जून 1975 की रात को दिल्ली के तत्कालीन एलजी किशन चंद ने तब के दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई के जनरल मैनेजर बीएन मल्होत्रा को मौखिक आदेश दिया कि दिल्ली के अखबारों के दफ्तरों की लाइट काट दो। यह इसलिए किया गया जिससे सभी विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी की खबर और इमरजेंसी लगने की खबर छपने ना पाए। यह इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का इतिहास है। इमरजेंसी लगाने के साथ ही यह सुनिश्चित करवाया गया कि दिल्ली में कोई अखबार ना तो प्रिंट हो ना डिस्ट्रीब्यूट हो। जिस संपादक ने भी सरकार की मर्जी के बिना अखबार छापने की कोशिश की उसकी नौकरी छीन ली गई। कुछ अखबार जो छप गए थे उनके बंडल मार्केट से उठवा लिए गए। छापने से पहले अखबारों के पेज जांच के लिए पीआईबी दफ्तर मंगवाने शुरू किए गए कि पहले दिखाओ क्या लिख रहे हो। अखबारों के लिए जब सेंसरशिप के नियम बना लिए गए और विरोध में जब अखबारों ने स्टैंड लेना चाहा तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। विरोध करने वाले अखबारों को उनका बिजनेस चलाना मुश्किल कर दिया गया। अखबारों से सरकारी विज्ञापन छीने जाने लगे। आज भी कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ना कि इन पत्रकारों को बॉयकॉट किया है, अब इनके चैनल से सरकारी विज्ञापन ले लो। ये देख रहे हैं सोच कहां से आ रही है। ये कुछ भी नया नहीं हो रहा, ये सब वहां से विरासत में मिला हुआ है। कई अखबारों ने सेंसरशिप के विरोध में अपने संपादकीय की जगह को खाली छोड़ा, यानी एडिटोरियल का जो पन्ना छपता है उसको ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया विरोध में कि जाओ तुम नहीं कुछ लिखने दोगे तो हम खुला छोड़ते, खाली छोड़ते। इस पर भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने धमकियां देना शुरू कर दिया। यह देखिए ब्लैंक पेज छपा, मतलब कुछ नहीं लिखा विरोध में, तो यह भी इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब इमरजेंसी की इनसाइड स्टोरी में बताया है कि कैसे तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने संपादकीय जगह को खाली छोड़ने वाले संपादकों को गिरफ्तार कर लेने की धमकी दी थी, जबकि अंग्रेजी राज में भी जब अखबार विरोध करते थे तो वो संपादकीय की जगह को खाली छोड़ देते थे। लेकिन कांग्रेस के राज में विरोध का यह मौन स्वरूप भी स्वीकार नहीं था। मतलब कांग्रेस का विरोध अंग्रेजों से भी बदतर था। मतलब अंग्रेज भी यह स्वीकार कर लेते थे कि चलो ठीक है, एडिटोरियल में खाली जगह छोड़ा है, विरोध कर रहा है। कांग्रेस को, इंदिरा गांधी सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं था कि तुमने खाली कैसे छोड़ दिया जी, विरोध करोगे लिखो, नहीं तो जेल में डालेंगे। यह है वो इमरजेंसी जो आप लोगों ने देखी नहीं है और जिसकी चिंता लोगों को सताने लगी है 14 पत्रकारों के बैन के बाद कि 2024 में ये लोग सत्ता में आए तो पत्रकारों को उठा उठा के जेल में डालेंगे क्या। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। यूपीए गवर्नमेंट का अंत होना तो निश्चित है।